नमस्कार। हेलो नमस्कार। 10वीं क्लास के अर्थशास्त्र के चैप्टर दो के नाम आपको हम बता दें, राज्य और राष्ट्र की आय। पार्ट 1 मतलब दो पार्ट में वीडियो बनेगा इसमें, क्योंकि 70-80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें बन रहा है। लेकिन हम आपको बता दें, इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एगो के आधार पर कई गो क्वेश्चन बताया जाए, जिससे आपको ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। एगो वीडियो दो वीडियो देखोगे आप तो एगो चैप्टर एकदम ऐसा ही स्वाहा हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो को आप देखोगे तो ये जरूर फील करोगे, महसूस करोगे, जैसे एक क्वेश्चन पूछा बिहार के किस जिले के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, इस पर कितना क्वेश्चन बन सकता है। देखो ऐसे 4 क्वेश्चन बन सकता है। तो एक क्वेश्चन पढ़ोगे तो 5 प्रश्नों का जवाब दे सकते हो। ऐसे पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जल्दी से कर लो। एक और बात याद रखना कि इससे पहले आप यदि पहला चैप्टर का वीडियो आप नहीं देखे हो तो जाकर वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप देख सकते हो। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास। पहला क्वेश्चन क्या है? बिहार के किस जिला में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? अधिक मतलब सर्वाधिक है। आपको बता दें कि पटना में जो आय होता है ना 1,06,000, पटना में सबसे ज्यादा है। कितना बाबू? 1,06,000। 1,06,000 इसका प्रति व्यक्ति आय है। एक साल में यहाँ के लोग औसत 1,06,000 कमा लेते हैं। सबसे कम पूछा जाए तो क्या बताओगे? शिवहर, लगभग 11,000 कुछ सौ होता है। कितना? 11,383। याद रखना, 11,383। सबसे कम शिवहर में है, सबसे ज्यादा पटना में है, ठीक है, याद रखोगे। आगे अब बिहार की यदि पूछा जाए, बिहार के बता दो तो बिहार के प्रति व्यक्ति आय आज लगभग हम आपको बता दें 66,800 कितना? 28। 66,828 बिहार का प्रति व्यक्ति आय आज है, आज, ठीक ना। इसी प्रकार आपको हम भारत के बता दें, भारत में प्रति व्यक्ति आय पूछा जाए तो देखो भारत में 2022-23 के अनुसार बताओगे तो 98,000 कुछ सौ है। और आज देखोगे आज तो 2,14,000 प्रति व्यक्ति आय हो चुका है आज, ठीक ना। तो आपको केवल बिहार बोर्ड में ये दोनों पूछता है और ये दोनों नहीं पूछता है। चलो आगे बढ़ो। ये बताओ किस जिला में सबसे कम है? तो शिवहर। बिहार के प्रति व्यक्ति आय कितना है? तो वही बताओगे आप 66,883 जितना बताया गया। बिहार में सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? तो 9.76 लाख करोड़ इतना है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद का मतलब होता है हर एक भारत के हर एक राज्य में अपना जीडीपी निकलता है। जैसे भारत का जीडीपी होता है उसी प्रकार राज्यों का भी जीडीपी होता है। हमारे बिहार में जो जीडीपी निकलता है ये 9.76 लाख करोड़ जीडीपी बिहार का है। तो भारत में राष्ट्रीय आय में बिहार का कितना योगदान है? तो भारत की जब राष्ट्रीय आय निकलता है तो उसमें बिहार का कितना योगदान है? तो आप बताओगे 3 से 4%। कितना बाबू? 3 से 4%। 3 से 4% योगदान है। ओके, आगे देखो। इसके बाद हम बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछेगा भारत में वित्तीय वर्ष किसे कहा जाता है? तो देखो मेरे जान, इस वित्तीय वर्ष क्या होता है? सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन यही बना है, वित्तीय वर्ष कहते किसे है? तो देखो ऐसा समय या ऐसा माह या ऐसा अवधि जिसमें भारत सरकार के द्वारा रुपया पैसा धन संपत्ति से संबंधित लेखा जोखा किया जाता हो, उस समय को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। ये वर्ष माना जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष आपको माना जाता है। सबसे पहले वित्तीय वर्ष कब निकला था? आपको हम बता दें चारों प्रश्न के माध्यम से कि वित्तीय वर्ष क्या है। तो परिभाषा आप समझ लिए हो, ऐसा समय जिसमें भारत सरकार धन संपत्ति से संबंधित लेखा जोखा या गणना करता है, उसे हम वित्तीय वर्ष कहते हैं। भारत में वित्तीय वर्ष सबसे पहले कब निकाला गया था? 1867 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के माध्यम से निकाला गया था। 68 मत बताना, 68 में दादा भाई नेहरू हो जाएंगे। लेकिन भारत में सबसे पहले वित्तीय वर्ष कब निकाला गया था? 1867 में। किसने शुरू किया, कब किया? तो 1867 बताओगे। और ब्रिटिश सरकार ने शुरू किया था, ब्रिटिश सरकार। अब भारत के वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। कौन है बाबू? निर्मला सीतारमण। ओके, आगे देखो 3 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? देखो बाबू सबसे ज्यादा गोवा का है 4,67,000। 4,67,000 भारत में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय किस राज्य में है? गोवा में। कितना? 4,67,000।
और आपसे एक और बात बता दें कि बिहार सबसे कम किसका है, तो बिहार में है। कितना, 66,000। ठीक है, इसका 4 लाख, इसका 66,000। तो हम लोग का बिहार बहुत गरीब ना है। बिहार के प्रति व्यक्ति आय 66,000 कुछ सौ है। गोवा का सबसे ज़्यादा 4,67,000। ठीक ना, बहुत, यह दोनों याद रखें। अब ये देखो 4 गो प्रश्न। भारत के प्रति व्यक्ति आय कितना है, तो देखो भारत के प्रति व्यक्ति आय आज 2,14,000 हो चुका है आज, लेकिन 2022-23 के आंकड़ा से यदि आपसे पूछेगा तो बताओगे 98,000। ठीक है, 98,000 लगभग। भारत में किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। क्या होगा बाबू, बिहार। अब गोवा और बिहार के प्रति व्यक्ति आय कितना है, तो गोवा का है 4,67,000, बिहार का है 66,000 लगभग। ठीक है, अब प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या होता है, तो देखो देश के कुल राष्ट्रीय आय, देश के कुल राष्ट्रीय आय बाटा देश की कुल जनसंख्या। ठीक ना, इसमें जब भाग देते हो तो आंसर निकलता है। तो परिभाषा बताओगे, सूत्र प्रति व्यक्ति आय बराबर देश के राष्ट्रीय आय बाटा देश के कुल जनसंख्या, हो गया सूत्र। ठीक है, देश के पूरा कम्युनी से पूरा जनसंख्या से भाग दोगे ना, तो जितना भागफल आता है वही हमारा राष्ट्रीय आय होता है। इसका सूत्र क्या हुआ, देश के राष्ट्रीय आय बटा देश के कुल जनसंख्या। 5 नंबर क्वेश्चन देखो कि राष्ट्रीय आय की गणना कौन सी कठिनाइयां होती है। देखो राष्ट्रीय आय की गणना में कुछ कठिनाइयां होती है, ये आपको 5 नंबर में बिहार बोर्ड पूछ लेता है कभी कभी क्वेश्चन। आप बताओगे कि सब के सब परेशानी तो होबे करता है साहब, तो सब परेशानी हो जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना कितने प्रकार की जाती है, तो आप बताओगे राष्ट्रीय आय की गणना 3 प्रकार से की जाती है। आपसे पूछेगा कौन कौन गणना किया जाता है, तो बताओगे उत्पाद के आधार पर गणना किया जाता है, आय के आधार पर, आय के आधार पर गणना किया जाता है, एक व्यय के आधार पर गणना किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय कितने प्रकार से गणना मतलब कैलकुलेशन किया जाता है, तो 3 प्रकार के। कौन कौन, उत्पाद के आधार पर, व्यय के आधार पर, आय के आधार पर। अब देखो 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, सन 2008-9 के अनुसार भारत के औसत प्रति व्यक्ति आय कितना। देखो ये परीक्षा में कई बार पूछा है, 2008-9 के अनुसार भारत की औसत आय कितना था, तो देखो 25,494 रुपया 2008 में था। 2008 में आप सोचो, 2008 में भारत के प्रति व्यक्ति आय 25,000 था, आज कितना हो गया, 2,14,000। देखो कितना तेजी से हमारा विकास भारत कर रहा है। वर्तमान समय में भारत के प्रति व्यक्ति आय कितना है, 2,14,000। यहाँ देखो राष्ट्रीय आय बराबर क्या होता है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रीय आय बराबर क्या होता है तो इसमें कौन होगा, उपभोग तथा विनियोग। हरी आंसर होगा उपभोग तथा विनियोग। सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय किसने और कब निकाला, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय किसने, तो बताओगे दादा भाई नेहरू जी, दादा भाई नेहरू जी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कब निकाला, तो बताओगे 1869 में निकाला, 1868 में। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय आय किसने और कब निकाला, इसका आंसर बताओगे किसने। तो स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय आय गणना राष्ट्रीय आय समिति संगठन, राष्ट्रीय समिति संगठन, राष्ट्रीय समिति संगठन के द्वारा ये सब निकाला गया था 1949 में। कब बाबू, 1949 में निकाला गया था। ठीक है, आगे राष्ट्रीय आय की गणना कौन निकालता है, तो देखो आज के समय में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन निकालता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, याद रखना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन निकालता है। फिर सुनो, सबसे पहले भारत में कौन निकाला, तो दादा भाई नेहरू जी। कब निकाले, 1868 में। दूसरा कि जब आज़ाद हो जाता है तो आज़ादी के बाद किसने निकाला, तो राष्ट्रीय समिति संगठन 1949 में निकाला। और उसके बाद इस समिति को आधार पर इसका नाम चेंज करके आगे चलकर इसके जगह पर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन बन जाता है। 1951 इसका स्थापना हुआ और 1951 से यही लगातार निकालता गया 2019 तक निकालता रहा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन 1991 इसका स्थापना हुआ। 1991 में सबसे पहले कौन निकाला, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इससे पहले कौन निकाला था, राष्ट्रीय समिति संगठन। फिर सुनो,
जब देश आज़ाद होता है तो आज़ादी के बाद हई निकल रहा है, ठीक बा, 1949 में निकाला था। इसके बाद ये अपना रिपोर्ट पेश करता है 1951 में। तो 1951 में बताया कि इतना इतना कमी नहीं होता है। उस समय बोला था 225 रुपया प्रति व्यक्ति आय है। ये कितना बताया था भारत में प्रति व्यक्ति आय आज़ादी के बाद कितना बताया था? 225 रुपया प्रति व्यक्ति आय है। लेकिन 1951 के बाद केंद्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय आय की गणना करते गया। आज 2019 मतलब 2019 जो बीत गया है 2019 तक यही निकाला। 2019 में इसका नाम चेंज करके केंद्रीय राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय रख दिया गया है। तो आज न राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय निकलता है, लेकिन आपसे परीक्षा में यही ऑप्शन में पूछता है तो यही आप लगाओगे। 2019 वाला आंकड़ा नहीं पूछता है, इस सब याद रखना, आप यही याद रखोगे। इसको संक्षिप्त में हम सेंट्रल CSO भी कहते हैं, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल CSO भी कहा जाता है। ये सब अपने हिसाब से कॉपी में लाइन बाय लाइन लिखते रहो। एक प्रश्न हम लिख दिए हैं, आंसर बता दिए हैं, आगे लिख सकते हो। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ये क्वेश्चन देखो क्या है। भाई आंसर जान गए ना, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो CSO करता है, मतलब केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। इसका पूरा नाम होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय में क्या अंतर है? देखो, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन 1951 में हुआ था, 2 तारीख 5वां महीना 1951 ईस्वी में। इसका स्थापना 2019 में हुआ था। 1951 से लेकर 2019 तक केंद्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय आय निकालता था, लेकिन 2019 के बाद ये निकालना शुरू कर दिया और आज यही निकल रहा है। परीक्षा में आपसे ये पूछता है, CSO पूछता है, वो नहीं पूछता है। अब आगे बताओगे कि NSO मतलब नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, मतलब केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना कब हुआ? मतलब इसी का स्थापना बता रहा है 2019 बताओगे। किसने किया? तो भारत सरकार उस समय था, भारत सरकार 2019 में मोदी सरकार मतलब भाजपा सरकार, उनके द्वारा स्थापना किया गया था। अब देखो 8वां, निम्न में किसके अनुसार राष्ट्रीय लाभांश किसी समाज की वस्तुनिष्ठ अथवा भौतिक आय का वह भाग है जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित होती गई और उसकी मुद्रा के रूप में माप हो सकती है? वो है पिग्गू। कौन बाबू? पिग्गू। तो पिग्गू एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे जिसके माध्यम से बात बोला गया है। पिग्गू कौन थे? ब्रिटिश के प्रधान अर्थशास्त्री थे और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी थे। तो पिग्गू कौन थे? तो ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, अध्यापक। 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए कौन उत्तरदायी है? मतलब राष्ट्रीय आय कौन निकालता है, यही पूछ रहा है। तो अभी बताया केंद्रीय सांख्यिकी संगठन निकालता है, इसी को CSO कहा जाता है। इसका स्थापना 2 मई 1951 को हुआ था, 2 मई 1951 को। योजना आयोग का पूछा जाए तो बताओगे 15 मार्च 1985 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद पूछा जाए, इसका स्थापना 6 अगस्त 1952 ईस्वी को हुआ था। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूछा जाए तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था, 1935 ईस्वी को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर आज देखोगे, हेडक्वार्टर मुंबई में है, मतलब मुंबई में पैसा छापा जाता है, मुंबई में। पहले कहाँ था? कोलकाता में था, कोलकाता में था। चलो आगे बढ़ो। 10 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोला है। 10 नंबर क्वेश्चन बहुत मस्त है। उत्पादन और आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से कैसा है? तो बहुत सहज है, वैज्ञानिक है, व्यवहारिक है, इसलिए सही आंसर तीनों हो जाएगा। अब देखो, बिहार में गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले लोगों की प्रतिशत कितना है? तो 41.4% है। कितना बाबू? 41.4% है। बिहार में गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग बसते हैं? तो गरीबी रेखा से नीचे 41.4% बसते हैं और गरीबी रेखा से ऊपर कितने बसते हैं? तो 100 में से 41.4 घटा दो तो लगभग कितना हो जाएगा? 58.6 हो जाएगा, 58.6। और 58.6% गरीबी रेखा से ऊपर लोग हैं और गरीबी रेखा से नीचे कौन है? 41.4।
गरीबी रेखा क्या होता है? जिनके पास रोटी कपड़ा मकान सुलभ तरीकों से, सर्व सुलभ तरीकों से नहीं उपलब्ध हो पाता है, वो इंसान गरीब होता है। एपीएल क्या होता है? एबव पॉवर्टी लाइन, मतलब गरीबी रेखा से ऊपर। बीपीएल क्या होता है? बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे। देखो हमारे यहाँ दो प्रकार के कार्ड मिलता है, एपीएल और बीपीएल। तो एपीएल क्या होता है? एबव मतलब सामान्य से ऊपर, एपीएल एबव पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से ऊपर, इसे हिंदी में बोलते हैं। बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे। तो गरीबी रेखा से नीचे कितना है लोग बिहार में? 41.4%। और गरीबी रेखा से ऊपर कितने लोग हैं? 58.6%। बिहार में गरीबी रेखा से ऊपर कितने हैं? तो बताओगे 58.6। 12 नंबर क्वेश्चन है कि गरीबी रेखा के दुष्चक्र की भावना को किसने बताया? देखो आपसे पूछेगा गरीबी रेखा के दुष्चक्र से आप क्या समझते हैं। देखो गरीब गरीब को ही जन्म देता है, गरीबी गरीबी को जन्म देता है। इसका अवधारणा सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में एस्टोनिया के अर्थशास्त्री, उनका नाम था रैगनर नॉर्क्स। ये मार्क्स लिखा है, नॉर्क्स होनी चाहिए, नॉर्क्स ऐसे लिखा था, नॉर्क्स नहीं मार्क्स लिखा गया, ये नहीं गलत है, नॉर्क्स लिखना। रैगनर नॉर्क्स ने 1953 ईस्वी में गरीबी के दुष्चक्र के सबसे पहले अवधारणा दिए थे। इनके माध्यम से ही बोला गया था गरीबी गरीबी को जन्म देती है, गरीबी गरीबी को जन्म देती है। कोई गरीब इसलिए है क्योंकि उनके पास आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कम आय है, इसलिए वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं और उस जरूरतमंद सामानों को खरीदने के लिए कहीं दूसरे जगह से कर्ज लेते हैं। जब उस कर्ज का बर्डन अर्थात भार बढ़ जाता है, कर्ज बढ़ जाता है, तो किसी तीसरे जगह से कर्ज लेकर उस कर्ज को भरते हैं, फिर से तीसरे जगह के कर्ज को भरने के लिए किसी अन्य जगह से कर्ज लेते हैं। इस प्रकार दुष्चक्र में, गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाते हैं। इसी का अवधारणा सबसे पहले 1953 ईस्वी में बताया गया था। कौन बताया था? रैगनर नॉर्क्स। कहाँ के थे? एस्टोनिया देश के थे। कौन थे? अर्थशास्त्री थे। तो ये कब बताया? तो 1953 में। 13 नंबर, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? देखो ये ऊपर क्वेश्चन हो गया है, दादा भाई नौरोजी जी ने किया था 1868 ईस्वी में, 1868 ईस्वी में किया था। तो क्वेश्चन यहाँ पूछा राष्ट्रीय आय की गणना किस पुस्तक में किया गया है? तो देखो उस समय राष्ट्रीय आय कितना था? अच्छा ये बात है, 1868 में दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले भारत के राष्ट्रीय आय बताए थे कि एक साल में भारत इतना पैसा कमाता है। ठीक है, तो उस समय राष्ट्रीय आय कितना था? उस समय राष्ट्रीय आय 20 रुपया था। कितना बाबू? 20 रुपया था। राष्ट्रीय आय कितना था? 20 रुपया। क्योंकि सब अंग्रेज नोच लेता था। कितना बताओगे? 20 रुपया। और राष्ट्रीय आय की गणना किस पुस्तक में किया गया है? तो बताओगे पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, याद रखोगे, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उस समय राष्ट्रीय आय कितना था? तो मात्र 20 रुपया था। कितना बाबू? 20 रुपया। ठीक है, आगे बढ़ो। 14 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? वही बात है, स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय आय कौन निकाला था? तो राष्ट्रीय आय समिति, उसी को हम राष्ट्रीय समिति संगठन बोल रहे थे। तो राष्ट्रीय आय समिति 1949 ईस्वी में जो पहली बार भारत में, स्वतंत्र भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय जो निकाला था ना, उसी को राष्ट्रीय संगठन समिति कहते हैं या राष्ट्रीय आय समिति कहते हैं। क्या नाम है? 1949 में निकला था और 1951 में रिपोर्ट पेश किया। 1949 से लेकर 1951 तक बहुत ज़्यादा मेहनत किया, तब तो जब बताया कि बाप रे बाप इतना भारत पैसा कमाला। प्रति व्यक्ति आय 225 बताया। कितना बताया? 225 प्रति व्यक्ति आय। इसका अध्यक्ष कौन थे? तो बताओ प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। राष्ट्रीय आय बराबर क्या होता है? तो जीडीपी प्लस विदेशों से अर्जित आय माइनस मूल्य ह्रास माइनस अप्रत्यक्ष कर। और हम आपको बता दें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर क्या होता है। सुनो, प्रत्यक्ष कर का मतलब ऐसा कर जो डायरेक्ट हम सरकार को देते हैं, उसे हम प्रत्यक्ष कर कहते हैं, जैसे आयकर, संपत्ति कर इत्यादि। अप्रत्यक्ष कर ऐसे कर जो हम डायरेक्ट
भारत सरकार को नहीं देते हैं। जो वस्तु और सेवा पर लगता है उसे हम अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। जैसे जीएसटी, जो भी खाने वाली जो सामान होता है, नहीं बताओ, हम कोई बिस्कुट खरीदते हैं तो बिस्कुट पर भी कर लगता है, मतलब कपड़ा खरीदते हो तो इस पर टैक्स लगता है। ये टैक्स हम जहाँ दुकानदार से खरीदते हैं तो क्या हम सरकार को देते हैं? नहीं देते सरकार, हम दुकानदार को देते हैं, दुकानदार उनको देता है। तो मतलब ऐसे ऐसे जाता है, तो इसी को हम अप्रत्यक्ष करेंगे। और जब हमारा सैलरी 5 लाख 10 लाख हो जाता है, हमारे अकाउंट से डायरेक्ट कटते जाएगा इतना प्रतिशत, तो वो डायरेक्ट खाता में जाता है सरकार के। तो इसका मतलब वो होता है प्रत्यक्ष कर। तो जो आय होता है इनकम, वो प्रत्यक्ष कर होता है, और जो हम किसी वस्तु को खरीदते हैं वो अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष कर के उदाहरण क्या बताओगे? आय कर, संपत्ति कर इत्यादि। अप्रत्यक्ष में जीएसटी इत्यादि। भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन सर्वप्रथम 1868 ईस्वी में किया गया था। राष्ट्रीय आय मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि होती है? तो देखो, राष्ट्रीय आय 3 प्रकार से मापा जाता है, आय विधि से, उत्पादन विधि से, व्यय विधि से। इसलिए आंसर हो जाएगा सभी। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? तो राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है उत्पादन के साधनों की आय। इसका अर्थ क्या होता है? उत्पादन के साधनों की आय इसका अर्थ होता है। ठीक ना बाबू? इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय आय का सृजन कौन करता है? तो राष्ट्रीय आय का सृजन जो करता है ना, वो आपको हम बता दें, उत्पादन क्रियाओं के द्वारा राष्ट्रीय आय का सृजन किया जाता है। तो ये रहा आपका 20 प्रश्न। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस प्रकार की यदि आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि इसका पार्ट 2 भी बनाया जाए। ओके।